हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, हम और हमारे टीम 10th क्लास के क्रैश कोर्स को लेके आए हुए हैं। तो आज हम मैथ का चैप्टर लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और वो चैप्टर है त्रिभुज, ट्रायंगल। ये त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके थ्योरम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला नंबर ये तो देखेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज 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 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी होना भी जरूरी है। क्या कुछ जानकारी होना भी जरूरी है। देखिए, त्रिभुज सीधी सी बात में समझ जाइए, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी यानी कि तीन साइड से घिरी आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अब बताइए, आकृति आकृति देखिए, आकृति क्या है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझ जाइए कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। और यह कई प्रकार के होते हैं। इसको दो तरह से अलग किया डिफाइन किया जाता है, यानी कि टाइप्स में बांटा जाता है। दो तरह से इसको बांटा जाता है, एक एंगल के हिसाब से और एक साइड के हिसाब से। कितने तरह से? दो तरफ से बांटे जाते हैं, एक एंगल के हिसाब से, साइड की तरफ से। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलेंगे हम। और ये त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज बोलेंगे। और ये इसका एंगल, दो भुजा जहां पर दो भुजा मिलती है वहां पर एंगल का निर्माण होता है, त्रिभुज का एंगल का निर्माण होता है। यानी कि जब हम ए बी और ए सी को जहां पे मिलाएंगे वो क्या हो जाएगा? मेरा एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। और ये मेरा क्या है? साइड है। क्या बोले आपको कि तीन भुजा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और जहां पर दो रेखा यानी कि दो साइड आपस में मिले वहां पर एक कोण का निर्माण होता है। क्या चीज का? कोण का निर्माण होता है। और देखिए यहाँ पे ये रेखा, सॉरी, ये साइड जो है और ये साइड से मिलकर मेरा ए एंगल बना है। ए क्या बना है? एंगल बना है। एंगल को ऐसे लिखेंगे, एंगल एंगल बना है। ए एंगल बना है किससे? ए किससे? मेरा एंगल किससे बना है? ए भुजा ए बी और ए सी से, भुजा ए बी और ए सी से एंगल ए बना है मेरा। और एंगल बी देखिए कैसे बना है। एंगल बी कैसे बना है? ए बी, सॉरी, बी ए और बी सी से एंगल बी बना है। बी ए और बी सी से एंगल बी बना है। एंगल सी किससे बना है? एंगल सी बना है मेरा सी ए और सी बी से। सी ए और सी बी से बना है एंगल बी। इस तरह त्रिभुज में तीन एंगल होते हैं, यानी कि तीन कोण होते हैं। तीन साइड से बना तीन कोण, तो ये त्रिभुज कहलाता है। जो देखिए त्रिभुज में, त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। डिग्री में मापा जाता है, एंगल को डिग्री में मापा जाता है। आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं। एंगल, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और क्या लिखेंगे? त्रिभुज के आंतरिक कोण त्रिभुज का कोण कहलाता है। आंतरिक कोण, देखिए आंतरिक, अंदर बना कोण, आंतरिक कोण। त्रिभुज के कोण को क्या कहेंगे? आंतरिक कोण। त्रिभुज का आंतरिक कोण कहेंगे। तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला सीखेंगे प्रकार एंगल के हिसाब से, साइड, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार तीन तरह से हम करेंगे। भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार तीन तरह से करेंगे। एक मेरा हो जाएगा पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का बात करें, समबाहु त्रिभुज का बात करें तो उसका साइड का बात कर रहे हैं ना, भुजा के आधार पर, तो साइड को लेंगे। हर वक्त साइड को आध में रखना। जब हम बोल दिए भुजा के आधार पे, तो समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु भुजा के आधार पर विभाजित किया जा रहा है, भुजा के आधार पर। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें जो भुजा होता है सभी एक समान होता है।
सभी साइड क्या होगा, एक समान होगा, यानी कि भुजा जो होगा मेरा, ये छोटा सा आकृति त्रिभुज का बनाते हैं ए बी सी, इसमें जो समबाहु त्रिभुज का कंडीशन होगा वो हो जाएगा मेरा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी के। समबाहु त्रिभुज का ये कंडीशन है, समबाहु त्रिभुज का ये कंडीशन है, सभी भुजा आपस में सेम होगा यानी कि इक्वल होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज में, और एक बात ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का जो एंगल होता है एक समान होता है, समबाहु त्रिभुज का एंगल भी एक समान होता है, यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी बराबर एंगल सी का, ये मेरा होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा, दो कंडीशन लिख देते हैं हम। पहला कंडीशन तो ये हो गया मेरा, पहला कंडीशन पहला त्रिभुज, और ये पहला कंडीशन सभी भुजा एक समान होगा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, सभी एंगल भी एक समान होगा, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। इसको हम और कुछ नाम से जान सकते हैं, एंगल के हिसाब से जाने तो, एंगल के हिसाब से जाने तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, इस त्रिभुज को बोलेंगे समकोणिक त्रिभुज, यानी कि समान एंगल, त्रिभुज के सभी एंगल एक समान है। समबाहु त्रिभुज में ये होता है, सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ये होगा कि त्रिभुज के सभी कोण इक्वल होगा, तो इक्वल। अब बताइए दोस्त, अब क्या बताएंगे, अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम आपको यहाँ बता चुके हैं एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, सभी कोण इक्वल है, तो 360 भागा 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, सभी त्रिभुज के कोण इक्वल, सॉरी ये त्रिभुज जो दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, सभी कोण इक्वल है ना, सभी कोण इक्वल है, तो ये तीन त्रिभुज में तीन कोण होता है, तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज में हमको क्या क्या देखने को मिला, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा इक्वल होते हैं, भुजा साइड इक्वल होंगे, और अगर साइड इक्वल है तो उसका एंगल भी इक्वल होगा, उसका सभी एंगल भी इक्वल होगा। देखिए एंगल इक्वल होगा, और सब एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसी कारण 60 डिग्री होगा इसका एंगल, सभी एंगल। अब आगे चलते हैं, ये याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज के बारे में बताएं, ये क्या बताएं, समबाहु त्रिभुज के बारे में। आगे चलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में देखेंगे, देखिए समद्विबाहु नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब इक्वल, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, समद्विबाहु बाहु यानी कि दो भुजा समान हो, त्रिभुज में तीन भुजा होता है, दो भुजा समान हो तो उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं, समद्विबाहु दो भुजा इक्वल होना चाहिए, ये सब भुजा इक्वल था आपस में, सब भुजा इक्वल था। यहाँ पे हम बना रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज, इसको ए मान लीजिए, ए सी, इसको ये बी ए सी, ये समबाहु त्रिभुज बना है, और इसको हम दे देते हैं, पता नहीं चलेगा आपको, ये भुजा सेम है लेकिन ये भुजा डिफरेंस यानी कि अलग है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का हम यहाँ पे चित्र बनाए हैं, यहाँ पे मान लिए ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा अलग है, दो भुजा इक्वल होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज में क्या होना चाहिए, दो भुजा इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला कंडीशन, पहला कंडीशन समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में हम लिखेंगे एंगल, सॉरी ए बी बराबर ए बी भुजा ए बी बराबर ए सी के, ए बी बराबर ए सी के होना चाहिए समबाहु त्रिभुज में। क्या होना चाहिए, एंगल ए बी और ए सी बराबर लिखे है ना। अब देखिए अगर हम, सॉरी साइड है,
ए बी साइड और ए सी इक्वल होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये देखिए कि ये भुजा से बना कोण, इस भुजा से, ये दोनों भुजा से बना कोण, ये दोनों भुजा से बना कोण क्या होगा, इसको छोड़िए। यहाँ पे एक कंडीशन जान लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा इक्वल होना चाहिए, तीसरा अलग हो तो उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। आगे चलिए अगला त्रिभुज देखते हैं क्या होता है। आपको एंगल के हिसाब से यानी कि साइड के हिसाब से त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है, समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अब विषमबाहु त्रिभुज। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें तो सभी एंगल, विषम मतलब अलग, अलग अलग भुजा होनी चाहिए, त्रिभुज की भुजा अलग अलग होनी चाहिए। देखिए इसका चित्र बनाते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये जो भुजा है इससे अलग है, ये भुजा सबसे अलग है, यानी कि सब एक दूसरे से अलग है, सभी भुजा अलग अलग होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, सॉरी, सम विषमबाहु त्रिभुज के लिए सभी भुजा अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि क्या, एक कंडीशन लिखेंगे इसमें, यानी क्या, ए बी बराबर नहीं ए सी बराबर नहीं बी सी के, ये होना चाहिए विषमबाहु त्रिभुज में। ये आपको पता चल गया समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। एंगल के हिसाब से अगर हम सॉरी साइड के हिसाब से अगर हम त्रिभुज के बारे में बात करें तो तीन भागों में इसे बांटा जाता है, एक होता है समबाहु त्रिभुज और दूसरा विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं साइड के हिसाब से। अब चलते हैं एंगल के हिसाब से, हम देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। एंगल के हिसाब से हम त्रिभुज को डिफाइन करेंगे, रुमाल प्रिंस स्टार्ट, नो प्रिंस स्टार्ट। चलिए दोस्तों अब देखते हैं त्रिभुज के एंगल के हिसाब से इसे कितने भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए त्रिभुज को एंगल के हिसाब से यानी कि कोण के हिसाब से तीन भागों में विभाजित किया जाता है। आपको एंगल के सॉरी साइड के हिसाब से बता दिए, साइड के अकॉर्डिंग तीन भागों में बांटा गया था, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए हम एंगल का बात कर रहे हैं यानी कि कोण, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार एंगल के हिसाब से हम त्रिभुज को डिफाइन करेंगे यानी कि अलग करेंगे। देखिए एंगल के हिसाब से भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जाता है कितने भागों में, तीन भागों में। एक मेरा होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, दूसरा होगा न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा हो जाएगा मेरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, देखिए ये हुआ समकोण, ये न्यून कोण और ये अधिक कोण। अब बारी बारी से सबके बारे में जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज जो होता है मेरा, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज के बारे में पूछा जाए, बताया जाए तो समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को बोला जाएगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका
एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इसका डायग्राम बनावट देख लीजिए समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का ये ए, ये बी, ये सी, ए बी सी, ये हुआ मेरा समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। मान लिए ये कोण 90 डिग्री है। एंगल सी क्या, एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। अब एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। ये त्रिभुज इस प्रकार भी हो सकता है, ये त्रिभुज इस प्रकार भी हो सकता है। त्रिभुज का आकृति अलग अलग हो, त्रिभुज का आकृति अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन उसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। यहाँ पर भी हम 90 डिग्री कह सकते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री हो सकता है। किसी तरह भी हो सकता है। देख लीजिए, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये 90 डिग्री होना चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज को समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब देखिए दोस्त, जब दो भुजा मिलके एक समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब उसके सामने के भुजा जो होता है त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे बड़ा भुजा कहलाता है। त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा। देख लीजिए, ये कोण समकोण त्रिभुज बनाने वाले जो कोण है 90 डिग्री, ये बी, वो क्या है? वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और उसके सम्मुख भुजा जो है क्या होगा? सबसे बड़ा भुजा होगा। सबसे बड़ा भुजा, ये 90 डिग्री, ये भुजा बड़ा होगा। ये त्रिभुज में ये भुजा बड़ा होगा, जो हम कहाँ पढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ेंगे। कितना होता है? पाइथागोरस यही कह रहा है कि जब त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा का वर्ग किया जाए, तब शेष बचे दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है वो भुजा। ये पाइथागोरस साहब ने कहा है। तो इसके बारे में, इसके थ्योरी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता हो गया होगा। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब आगे चलते हैं दूसरे त्रिभुज की तरफ। अब देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को देखेंगे। देखिए, एक बात ये भी ध्यान रख लीजिएगा, सिर्फ ऐसे बनने वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं कहलाते हैं। सिर्फ ऐसे ही बनने वाले त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं बोलेंगे। समकोण त्रिभुज का आकार ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी प्रकार भी हो सकता है, लेकिन त्रिभुज रहना चाहिए और उसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तब हम उसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? वैसे त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो। क्या हो? सब 90 डिग्री से छोटा हो। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम? वैसा कोण, वैसा कोण, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण, सभी कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, तब उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या हो? वैसा कोण, वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। सभी कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, तो उसका न्यून कोण कहेंगे। तो इस त्रिभुज का आकार देखेंगे, ये त्रिभुज का आकार
किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन उसका सभी एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूनकोण त्रिभुज बोलेंगे। देखिए, इस त्रिभुज का आकार किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन उसका एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ये जो एंगल है मेरा, एंगल ए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एंगल भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 डिग्री से कम, छोटा होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो क्या होगा, 90 डिग्री से एक 89 हो सकता है, 85 हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। 90 से कम होना चाहिए न्यून कोण। न्यून कोण का बात करें तो क्या होना चाहिए, वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो अब चलते हैं, ये देखिए, इसका आकार कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज का आकार कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 भुजा होना चाहिए। और न्यून कोण के लिए सभी कोणों का माप क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। बस एक बात याद रखनी है, न्यून कोण त्रिभुज में कोणों का माप जो है, सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम होना चाहिए। और आपको समकोण त्रिभुज में बताएं तो क्या बताएं, 90 डिग्री, किसी एक कोणों का माप 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। अधिक कोण त्रिभुज, छोटा बोर्ड है, बार बार मिटाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अधिक कोण त्रिभुज की तरफ। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में वही बात याद रखनी है, एक बात याद रखना, अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का किसी एक कोणों का माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो। अधिक कोणों का मान, अगर हम डिफिनेशन लिखेंगे अधिक कोण का, अधिक कोण का डिफिनेशन लिखेंगे तो हम बोलेंगे त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसके कोणों का माप, किसी एक कोणों का माप लिख सकते हैं यहाँ पे, किसी एक कोणों का माप 90 डिग्री से अधिक, लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या बोलेंगे उसको, अधिक कोण त्रिभुज। सीधा समझिए, वैसे त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो, तो वैसे कोण को क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। अगर देखिए दोस्त, बोल रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक, अब अगर हम ये बात नहीं लिखते हैं कि 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री ही होता है, लेकिन एक कोण 180 डिग्री कैसे संभव होगा, ये संभव नहीं है। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट लिख चुके हैं, वैसे त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसका आकृति कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज का आकृति कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान में रहनी चाहिए, 90 डिग्री से अधिक कोई एक कोण होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखिए त्रिभुज का शेप बनाते हैं आप, ये त्रिभुज का शेप बना लिए, ये ए बी सी। तो इसमें क्या बोला गया है, 90 डिग्री से अधिक, मान लीजिए ये कोई कोण है और ये 95 डिग्री का है, तो इसको क्या बोलेंगे,
अधिक कोण त्रिभुज। तो ये कोण का मान, ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये 95 ले लिए हैं, तो ये दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल सी, सॉरी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है ना। आपको पहले बता चुके हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एंगल ए 95 है, दोनों का योग निकालना है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, एंगल ए सॉरी बी प्लस एंगल सी बराबर क्या निकल के आ जाएगा मेरा 180 माइनस 90, तो मेरा 75 निकल के आएगा। ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए, ये 95 क्या होनी चाहिए, 75 होना चाहिए। तो ये बात भी आपको समझ में आ चुका है। अधिक कोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसके किसी एक कोणों का माप 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज का टाइप्स आपको पता हो चुका होगा। अब चलते हैं इसके बारे में, आकृति के बारे में हम जान लेते हैं। आकृति के हिसाब से यह त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आकृति की तरफ। आकृति होता क्या है, आकृति आकृतियां लिखिए या आकृति, आकृतियां यानी कि अधिक, एक से अधिक आकृति को आकृतियां बोलेंगे। आकृति होता क्या है, आकृति पहले समझ लेते हैं। आकृति देखिए सीमाओं, आकृति को जो है सीमाओं के द्वारा डिफाइन किया जाता है। आकृति को किससे डिफाइन किया जाता है, सीमाओं के द्वारा। वो कितने सीमा से बने हैं, किस तरह के हैं। और इसकी संरचना का बात किया जाए, इसकी संरचना, तो इसके संरचना में हम ये देखेंगे कैसे विभेद करेंगे, अलग करेंगे संरचना में। पहले ये समझ लीजिए कि आकृति वक्र, रेखाखंड और सीमाओं से बनी होती है। आकृति क्या होती है, वक्र, रेखाखंड और सीमाओं से बना होता है, जिसे हम आकृति कहते हैं। इसका नाम किसके आधार पर दिया जाता है, संरचना के आधार पर। ये बात याद रखिएगा, आकृति का नाम, आकृति का नाम किसके आधार पर दिया जाता है, आकृति का नाम संरचना के आधार पर दिया जाता है, पर दिया जाता है। आकृति का नाम संरचना के हिसाब से दिया जाता है कि यह आकृति किस तरह का है, यह आकृति किस तरह का है। ये किसके आधार पे डिफाइन करेंगे हम, उसके संरचना के आधार पे, यानी कि बनावट के आधार पे हम डिफाइन करेंगे ये कौन सी आकृति है। आपको सिंपल सा पता चल गया डिफिनेशन, बस इतने, इसको सीमा द्वारा डिफाइन किया जाता है, यानी कि परिभाषित किया जाता है। आकृति को सीमा के द्वारा डिफाइन किया जाता है। यह बंद वक्र और रेखाखंड से बनी होती है। क्या होती है, यह बंद वक्र और रेखाखंड से बनी होती है, जिसे हम आकृति कहते हैं। इतना बात आपको क्लियर हो चुका होगा आकृति। अब देखिए अगर हम दो आकृतियों को आपस में कंपैरिजन करें, यानी कि तुलना करें, तो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए दो आकृति की तुलना जब हम करेंगे, इसको दो तरह से करेंगे। कितने तरह से, दो तरह से करेंगे। एक मेरा हो जाएगा सर्वांशम आकृति, आकृतियां बोलेंगे। कितना त्रिभुज, दो आकृति आ रहा है, दो आ रहा है। क्या बोले आपको, अगर हम आकृतियों का बात करें, दो आकृतियों का कंपैरिजन करें, तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। कंपैरिजन कर रहे हैं यानी कि एक या एक से अधिक आकृति को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आकृतियां लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आकृतियां लिखेंगे। इसे हम जब दो तरह से हम आकृति को डिफाइन करेंगे, यानी कि अलग करेंगे, तो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक होगा सर्वांशम आकृति और दूसरा होगा समरूप आकृति। समरूप आकृतियां। आकृतियों को जब हम अलग अलग करेंगे, यानी कंपैरिजन करेंगे, एक साथ कंपैरिजन करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, दो तरह से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि तुलना कर सकते हैं। एक होगा सर्वांशम आकृति और एक होगा समरूप आकृति। ये दो तरह से
अब हम पता करेंगे कि ये सर्वांशम आकृति क्या होता है। सर्वांशम आकृति क्या होता है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। ये आपको पता चल गया होगा, इसको मेटा करके लिखेंगे क्या, सर्वांशम आकृति क्या होता है। सर्वांशम आकृति के बारे में पढ़ेंगे और इसके चिन्ह, इसे किस तरह डिनोट किया जाता है सर्वांशम को। यहाँ इसके शब्द से भी आप पता कर सकते हैं, पता चल चुका होगा। देखिए, सर्वांशम आकृतियां यानी कि सभी अंग समान। इतना को बात याद रखिएगा, सर्वांशम आकृति जो होता है, जब हम दो आकृति का बात करेंगे सर्वांशम आकृति में, तो वो दोनों आकृति का क्या होना चाहिए, सभी अंग एक समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सभी अंग एक समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बात याद रखिएगा, साइज साइज समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, साइज समान होनी चाहिए। दूसरा बात आप याद रखिएगा, माप, यानी कि साइज हो गया, माप, माप बोले तो आकार, आकार, साइज, साइज समान होनी चाहिए। और क्या समान होनी चाहिए, इसमें दो बात याद रखनी है, साइज और शेप, साइज और शेप, बनावट और आकार समान होनी चाहिए। साइज और शेप, शेप बोले तो आकार, आकार, साइज, आकृति या आकृति, आकृति। देखिए, साइज समान होनी चाहिए, सर्वांशम का बात कर रहे हैं, सर्वांशम आकृति, साइज समान होनी चाहिए और आकृति सेम होना चाहिए। आकृति का डिफिनेशन आपको पहले बता चुके हैं, सीमा और बिंदुओं, सीमा और बिंदुओं रेखाखंडों से बनता है। क्या, सीमा, सीमा से इसे डिफाइन किया जाता है, सीमा के आधार पर आकृति को परिभाषित किया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा। और क्या बताए थे इसमें कि संरचना, संरचना के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। किसके आधार पर, आकृति का नामकरण किसे किया जाता है, संरचना के आधार पर। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्वांशम के बारे में हम पता कर रहे हैं, तो इसके बारे में साइज और आकार यानी कि आकृति समान होनी चाहिए। दो 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 आकृतियों की साइज और आकार समान होनी चाहिए। मान लिए ये कोई आकृति मान लेते हैं, दो आकृति बनाते हैं यहाँ पे, दो आकृति बनाते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम यहाँ पे चार भुजा वाले आकृति बनाएंगे तो दूसरा भुजा भी चार ही होना, दूसरे आकृति में भी चार ही भुजा होना चाहिए। तो ये क्या, आकृति। अब साइज का बात करें तो इसके इसके सम्मुख भुजा, इसके ये जो भुजा है, ये भुजा मान लीजिए ये ए बी सी डी, ये ई एफ जी एच, ये क्या बोले, आकार सेम। अगर हम चार भुजा वाले आकृति ले रहे हैं तो दोनों चार भुजा वाले ही होना चाहिए। क्या कह रहा है, सर्वांशम आकृति में ही बोला गया है, चारों भुजा, अगर चार भुजा वाला हम आकृति ले रहे हैं तो दोनों का भुजा चार ही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। और इसका माप, माप बोले तो इसके जो भुजा होगा, सम्मुख भुजा इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। देखिए, आखिर साइज, साइज समान, और इसके भुजा जो है समान होनी चाहिए। क्या, इसके भुजा, ये भुजा, सम्मुख भुजा समान होना चाहिए, ये भुजा जो है इसके इसके बराबर होना चाहिए, ये भुजा जो है इसके इसके भुजा के बराबर होनी चाहिए, और ये भुजा जो है ये भुजा के बराबर होनी चाहिए, और ये भुजा के बराबर होनी चाहिए। तब हम इस आकृति को क्या बोलेंगे, सर्वांशम आकृति है। क्या बोलेंगे, सर्वांशम आकृति है। दो बात याद रखनी है,
साइज और आकार, साइज यानी कि अगर ये 4 भुजा से बना है तो ये भी 4 भुजा से बना होना चाहिए। और माप, माप देखिए, ये ए भी है जितना उतना ही ए एफ ई एफ होना चाहिए, यानी कि सम्मुख भुजा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बराबर ई एफ त्रिभुज ये में, सॉरी आकृति ये और ये में, ये लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, ए सी बराबर ई जी, और क्या लिखेंगे, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर जी एच, और क्या लिखेंगे, बी डी बराबर हो जाएगा एफ एच। ये होना चाहिए सर्वांशम आकृति में। सभी भुजा के सम्मुख भुजा समान होनी चाहिए। इसके सम्मुख ये, इसके सम्मुख ये, इसके सम्मुख ये और इसके सम्मुख ये आपको सर्वांशम आकृति समझ में आ चुका होगा। सर्वांशम आकृति में 2 बात याद रखनी है, क्या, आकृति दोनों का समान, यानी कि अगर इसमें 4 भुजा है तो इसमें भी 4 भुजा होनी चाहिए, और चारों भुजा के सम्मुख भुजा इक्वल होनी चाहिए। सम्मुख भुजा बोले तो ये ए बी जो है ए ई एफ के बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे लिख चुके हैं, ये बात याद रखनी है। आगे चलते हैं दूसरा आकृति, सर्वांशम आकृति के तरफ। सर्वांशम आकृति क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम देखिए सर्वांशम आकृति में, देखिए ये मेरा था सर्वांशम आकृति, इसमें जो है कोण भी, एक बात और याद रखिएगा, इसका जो एंगल होगा, एंगल सम्मुख एंगल बराबर होगा, 2 आकृति के सम्मुख एंगल बराबर होगा और सम्मुख भुजा इक्वल होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सर्वांशम आकृति। यानी कि ये ए, ये बी, ए सी, ये डी ए सी, सॉरी ये बी, इसको सी कर देते हैं, इसको डी, ये ई, ये एफ, ये जी ई एच, ये है। क्या होनी चाहिए इसमें, इसमें क्या, ए एफ यहां देंगे, एफ जी एच, क्या बोले, पहले तो हम आपको ये बता चुके हैं, एक बात ये याद रखना है कि इसके सम्मुख भुजा इक्वल होना चाहिए, ए सी बराबर ई जी, कोमा ए बी बराबर ई एफ, और सी डी बराबर जी एच, और क्या, ए बी सॉरी बी डी बराबर एफ एच। देखिए ये होना चाहिए, ये आपको पहले बता चुके हैं। और दूसरा कंडीशन इसमें याद रखना है कि सम्मुख कोण भी इक्वल होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, सम्मुख कोण भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल ई के इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर होनी चाहिए एंगल ई के, कोमा एंगल बी बराबर होनी चाहिए एंगल एफ के, कोमा एंगल सी बराबर होनी चाहिए एंगल जी के, और कोमा एंगल डी जो है बराबर होनी चाहिए एंगल एच के। ये 2 बात याद रखिएगा और आपका सर्वांशम आकृति खत्म हो जाएगा, सर्वांशम आकृति खत्म हो जाएगा। और भी आकृति हो सकता है, हम यहाँ पे चतुर्भुज लिए हैं। आकृति कई प्रकार के होते हैं, आकृति को हम नहीं अल्कना लगा सकते हैं कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार की आकृति हो सकते हैं। और ये बनता कैसे है, सीमा और रेखाखंडों के आधार पर। कैसे बनता है, सीमा और रेखाखंडों के आधार पर। और इसका नामकरण कैसे किया जाता है, इसके संरचना के आधार पर। आकृति का नाम किसे करेंगे, संरचना के आधार पर आकृति का नामकरण करेंगे। ये पता चल गया आपको कि आकृति कई प्रकार के होते हैं। और हम यहाँ पे सर्वांशम आकृति का बात करें तो हम एक आकृति ले लिए हैं जो कि चतुर्भुज है, जो 4 भुजा है, इसमें चतुर्भुज आकृति को लेकर के हम ऐसे बता चुके हैं कि कब ये चतुर्भुज आकृति समरूप हो, सर्वांशम होगा। कब होगा, जब उसके सम्मुख भुजा इक्वल होगा
और उसके सम्मुख कोण इक्वल होगा, दो कंडीशन, सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण इक्वल होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, ये आकृति सर्वांशम है। सर्वांशम आकृति के बारे में आपको पता चल गया होगा। आगे चलते हैं अब समरूप के बारे में। आपको क्या बताए थे, अगर हम आकृतियों को तुलना करें तो उसे दो भागों में बांटा गया है, सर्वांशम और समरूप। तो हम बता चुके हैं सर्वांशम आकृतियां, जब दो आकृतियों को तुलना किया जाए तो सर्वांशम आकृतियां कैसे होगा, ये आपको बता चुके हैं। अब चलते हैं समरूप आकृतियां की तरफ। क्या देखेंगे, समरूप आकृति को देखेंगे और इसका चिन्ह, इसको जो डिनोट किया जाता है सर्वांशम को, ऐसे किया जाता है, ऐसे इसको सूचित किया जाता है, यानी कि संकेत। ये क्या है, संकेत है, ये सर्वांशम आकृति का संकेत है। जब हम ये सभी, ये जो आकृति दिया हुआ, ये आकृति मेरा है ABCD, ये मेरा आकृति है, सर्वांशम है किसका, किसका सर्वांशम है, उल्टा S, किसका सर्वांशम है, आकृति EFGH के। ऐसे हम लिखेंगे, जब दो आकृति सर्वांशम होगा तो हम इस तरह से इसका संकेत देंगे, ये दोनों आकृति क्या है, सर्वांशम है। तो आकृति आपको पता चल गया, और कैसे सर्वांशम होगा आकृति, ये भी आपको पता चल गया। अब चलते हैं समरूप के तरफ, समरूप आकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं समरूप आकृति की तरफ। सर्वांशम के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है, अब चलते हैं समरूप आकृति की तरफ। समरूप आकृति में क्या होता है, पहले लिख देते हैं समरूप आकृतियां। आकृतियां क्यों लिखें, क्यों लिखे आकृतियां, क्योंकि यहाँ दो आकृति का बात होगा, कितने, दो आकृति का बात होगा, तब ना हम पता करेंगे। आपको क्या बताएं, तुलना करना है, तुलना के आधार पर आकृति को डिफाइन करना यानी अलग करना है। तो दो तरह से की है, सर्वांशम और समरूप। तो आकृतियां समझ चुके हैं कि आकृतियां क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ दो आकृति की बात हो रहा है। समरूप आकृतियां के बारे में बात करेंगे, समरूप आकृतियां में क्या होगा, समरूप आकृति में बस ये देखना है, बस ये देखना है, साइज अलग अलग हो सकता है, साइज यानी कि छोटा बड़ा हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, लेकिन आकार सेम होना चाहिए, सॉरी आकृति सेम होनी चाहिए, आकृति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। साइज अलग अलग हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज डिफरेंस यानी कि अलग 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 चल सकता है, लेकिन दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे यहां, लेकिन आकार नहीं, आकृति सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक जैसा होनी, समान होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब देखिए क्यों लिखे समान होनी चाहिए, अब देखिए दोस्त, यहाँ पे आप बना दीजिएगा त्रिभुज का आकृति और यहाँ पे बना दीजिएगा चतुर्भुज का आकृति, कभी समरूप होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा, ये अलग अलग आकृति ही अलग अलग हो गया। यहाँ पे बोल दिए हैं आकृति समान होनी चाहिए, यानी कि अगर यहाँ चतुर्भुज लिए हैं, यहाँ चतुर्भुज लिए हैं, तो यहाँ भी चतुर्भुज होना चाहिए, ये कंडीशन दोनों में होगा। अगर हम आकृति का बात करें तो समरूप और सर्वांशम दोनों में ये होगा, क्या, आकृति समान होनी चाहिए, ये दोनों में होगा, डिफरेंस आकृति नहीं होनी चाहिए। अगर हम माप का बात करें तो सर्वांशम त्रिभुज, सॉरी सर्वांशम आकृति में सिर्फ, सर्वांशम आकृति में माप दोनों का एक समान होनी चाहिए और आकृति भी एक समान होनी चाहिए। तो ये भी बात आपको समझ में आ चुका होगा, साइज अलग अलग चल सकता है, यानी कि ये मान लीजिए ये कोई रेखा है और ये कोई रेखा है, तो हम इसको हम समरूप बोल सकते हैं, समरूप बोल सकते हैं ये रेखा को, लेकिन ये सर्वांशम नहीं हो सकता है। सर्वांशम कब बोलेंगे, जबकि ये रेखा, ये L1 जो रेखा है ये L2 के बराबर है,
बराबर होनी चाहिए, L2 के क्या होनी चाहिए, L2 L1 बराबर L2 होनी चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे, सर्वांसम आकृति है ये, क्या बोलेंगे, सर्वांसम। मान लिए ये कोई त्रिभुज है और ये भी कोई त्रिभुज है, इसके एंगल, ये एंगल इसके एंगल के बराबर, ये एंगल इसके एंगल के बराबर और ये एंगल इसके एंगल के बराबर, तब इसको क्या बोलेंगे, समरूप। ऐसे नहीं बोल देंगे। और इसके आकृति, ये जो भुजा है, संगत भुजा बराबर होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, दिए गए आकृति समरूप सर्वांसम है। अगर हम समरूप का बात करें तो समरूप का बात में हम क्या बोले आपको कि साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या, लेकिन उसकी बनावट यानी कि आकृति समान होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे, समरूप आकृति है। जैसे हम मान लिए कोई उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे ये दो रेखा है, बड़ा छोटा चलेगा, समरूप में बड़ा छोटा चल सकता है, लेकिन आकृति समान होनी चाहिए। मान लिए ये त्रिभुज लिए, ये त्रिभुज लिए और ये कोई त्रिभुज लिए, ये कोई त्रिभुज लिए, ये त्रिभुज समरूप हो सकता है, आकार देखिए बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इसका क्या, आकृति समान होनी चाहिए। त्रिभुज लिए तो त्रिभुज होना चाहिए, ना कि चतुर्भुज होना चाहिए। ये बात भी आपको क्लियर हो चुका होगा। समरूप, समरूप में क्या, समरूप में दो बात याद रखनी है, आकृति समान होनी चाहिए, सिर्फ आकार अलग अलग हो सकता है, आकृति का आकार अलग अलग हो सकता है, तब हम क्या बोलेंगे, वो त्रिभुज, सॉरी वो आकृति क्या है, समरूप आकृति है। सर्वांशम में क्या होता था, दोनों चीज इक्वल होना चाहिए, दोनों चीज इक्वल, साइज भी एक समान होना चाहिए और आकृति भी एक समान होनी चाहिए, तब बोलेंगे। तब आपको यहाँ एक बात याद रखनी होगी, क्या, कौन सी बात याद रखनी होगी, समरूप आकृति जो होता है, जितना भी समरूप आकृति होगा वो सर्वांशम नहीं होगा, लेकिन लेकिन जितना भी समरूप सर्वांशम आकृति होगा वो सभी आकृति क्या होगा, समरूप होगा। यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या, सभी समरूप, सभी सर्वांशम त्रिभुज, सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप आकृति होता है, समरूप आकृतियां होती है, लेकिन 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 सभी समरूप, सभी, लेकिन समरूप आकृति सर्वांशम नहीं होता है, लेकिन समरूप आकृति सर्वांशम नहीं होता है, होता है। देखिए क्या लिखे, सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप आकृतियां होती है, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांशम नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बोलिएगा क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों इसलिए होता है कि समरूप में आपको, सर्वांशम में आपको बताए थे, सर्वांशम में आपको क्या बताए थे, साइज एक ही होगा और आकृति भी समान होगा, दोनों बात होगा उसमें, क्या, साइज भी समान, साइज सेम, और आकृति, आकृति सेम, आकृति, साइज और आकृति सेम होना चाहिए, किसमें, सर्वांशम में। समरूप में क्या बोल रहे हैं हम, साइज अलग अलग चल सकता है, साइज अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन आकृति, सॉरी आकृति समान होनी चाहिए, साइज अलग अलग चल सकता है लेकिन आकृति समान होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, समरूप। अब देखिए इसमें अलग अलग भी हो सकता है, सॉरी सर्वांशम में देखिए कि सेम होना चाहिए, इसमें ये भी लिख सकते हैं, अलग अलग चल सकता है, समान भी हो सकता है, भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, अलग अलग भी संभव है और समान भी संभव है, किसमें, समरूप त्रिभुज, समरूप आकृतियों में। अब देखिए
समरूप के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। ये बात याद रखनी है, सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप आकृतियां होती है। वो कैसे आपको बता चुके हैं। देखिए साइज, सर्वांशम में साइज और आकृति सेम होना चाहिए, दोनों चीज हर कंडीशन में सेम होना चाहिए, तब वो आकृतियां को क्या बोलेंगे, सर्वांशम आकृति बोलेंगे। और समरूप में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ साइज अलग अलग हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, और आकृतियां समान होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं, समान भी हो सकता है और आकृति समान भी हो सकता है और साइज भी समान हो सकता है। ये कंडीशन कहाँ का है, सर्वांशम का है। तो हम इसको सर्वांशम क्यों ना बोल सकते हैं, समरूप को क्या बोल सकते हैं, सर्वांशम बोल सकते हैं समरूप को। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि सभी सर्वांशम आकृतियां समरूप आकृतियां क्यों होते हैं, यहाँ पे बता चुके हैं। और क्या, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांशम नहीं होगा, कैसे हो पाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए साइज, साइज और आकृति सेम होनी चाहिए सर्वांशम में, लेकिन यहाँ पे समरूप में क्या हो रहा है, ये साइज अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, इसके साइड और एंगल के बारे में। साइड और एंगल के बारे में क्या कंडीशन हो सकता है समरूप त्रिभुज में। मान लिए चतुर्भुज लेकर हम समझते हैं, कोई आकृति चतुर्भुज ले लेते हैं या तो त्रिभुज ले लेते हैं, चतुर्भुज को लेकर हम समझेंगे। इसमें भी दो बात याद रखनी है, इसमें भी दो बात याद रखनी है, दो बात इसमें भी याद रखनी है। क्या क्या, देख लीजिए कौन कौन सी बात। इसके जो सम्मुख कोण जो होगा समान होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सम्मुख कोण समान, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें देखेंगे, यानी क्या, एंगल ए जो है बराबर होनी चाहिए एंगल ई के, और एंगल बी जो है बराबर होनी चाहिए एंगल एफ के, एंगल सी जो है बराबर होनी चाहिए एंगल जी के, और एंगल डी जो है बराबर होनी चाहिए एंगल एच के। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये कंडीशन सर्वांशम आकृति और समरूप आकृति दोनों के लिए कंपलसरी है, यानी कि होना ही होना है। क्या, एंगल, सम्मुख एंगल इक्वल होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए सम्मुख एंगल। डिफरेंस ये है कि उसमें सम्मुख भुजा इक्वल होता था, लेकिन इसमें सम्मुख भुजा का अनुपात जो होगा इक्वल होगा, सम्मुख भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा। यानी कि इसका दूसरा कंडीशन हम लिख सकते हैं, AC का अनुपात बाय AC बाय AG EG बराबर होनी चाहिए AB बराबर GH, AB बराबर GH बटा GH के। AB जो है AB जो है EF के अनुपात, EF, ये क्या लिए थे, AC लिए थे ना, AC EG के अनुपात इक्वल, AB EF के अनुपात इक्वल, BD अनुपात BD बाय BD ये लिए है ना, FH इक्वल, अब कौन बच गया, CD बाय GH। यही डिफरेंस है समरूप और सर्वांशम में। समरूप और सर्वांशम में चार बात ये आपको याद रखनी है समरूप आकृति और सर्वांशम आकृति के लिए, और वो चार बात आपको बता चुके हैं। देखिए समरूप में, सर्वांशम में क्या होनी चाहिए, चार बात। एक बात तो ये कि उसका साइज और आकृति समान होनी चाहिए, साइज समान होनी चाहिए, दूसरा आकृति समान होनी चाहिए, और क्या बोले थे, सर्वांशम आकृति के कोण, सम्मुख कोण इक्वल होनी चाहिए और सम्मुख भुजा इक्वल होनी चाहिए। ये चार बात हम किसमें बोले थे, सर्वांशम आकृति में। और समरूप के बात करें तो चार बात कौन कौन सा होगा, साइज अलग अलग चल सकता है
और समान भी हो सकता है, लेकिन उसकी आकृति एक समान होनी चाहिए। दो बात याद रखनी, दो बात हो गया। साइज एक समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। आकृति समान होनी चाहिए, दो बात हुआ। और क्या, एंगल, सम्मुख एंगल बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम्मुख एंगल बराबर होनी चाहिए। और क्या, साइड के अनुपात इक्वल होना चाहिए, यानी कि भुजाओं का जो अनुपात है इक्वल होनी चाहिए आकृति का। इतना बात आपको याद रखनी है आकृति समरूप और सर्वांशम में। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। त्रिभुज समरूप कब होगा और सर्वांशम कब होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, त्रिभुज के समरूप के बारे में आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आकृतियां में समरूप पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10th क्लास में, तो इसको बढ़िया से पढ़ना है। अगर त्रिभुज समरूप बढ़िया से समझ चुके हैं तो आपका त्रिभुज कहीं नहीं जाएगा, त्रिभुज कंट्रोल में रहेगा, आपके त्रिभुज कंट्रोल में रहेगा। सिर्फ समरूप के बारे में जान जाइए। समरूप के ये 4 बात याद रख लीजिए, त्रिभुज से आपको नहीं भागना है, इसके एंगल और साइड को कोई नहीं देखना, बस ये 4 बात याद रखिएगा। समरूप त्रिभुज में आपका 10th का 10 से 15 नंबर मुट्ठी में चल आएगा। ये 4 बात याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं सर्वांशम के बारे में। देखिए, ये आकृति हम चतुर्भुज लिए थे, कोई भी आकृति हो सकता है, बस ये कंडीशन उसमें लागू होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? समरूप आकृतियां बोलेंगे। देखिए, समरूप आकृतियां में आपको ये बात बताए थे कि आगे बताएंगे, अभी ये जान लीजिए। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, अब आकृति यहां पे नहीं लिखेंगे, समरूप त्रिभुज आकृति नहीं लिखेंगे, क्योंकि आकृति का नामकरण हम यहाँ पे कर चुके हैं, त्रिभुज कर दिए आकृति को। क्या बोले थे? संरचना। आकृति का नामकरण कैसे किया जाता है? संरचना के आधार पर, संरचना उसका बनावट क्या है उसके आधार पर हम आकृति को अलग कर सकते हैं, यानी कि क्या, उसका नामकरण कर सकते हैं संरचना के आधार पर। तो चलिए, आप चलेंगे समरूप त्रिभुज की तरफ। समरूप त्रिभुज में क्या होने चाहिए? ये कोई त्रिभुज समरूप, दो त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, और इसमें वही बात याद रखनी है जो समरूप आकृति में रखते थे। क्या क्या बात याद रखनी है? उसके सम्मुख कोण इक्वल होना चाहिए, ये बी सी डी ई एफ, ये दो त्रिभुज ले चुके हैं। अब ये समरूप कब होगा? समरूप त्रिभुज कब होगा? ये त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप कब होगा? तो इसमें दो बात इसमें भी याद रखना है। क्या? एंगल ए जो है, एंगल बराबर होनी चाहिए डी के, एंगल ए एंगल डी के बराबर होनी चाहिए। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, ये होनी चाहिए। और क्या? एंगल बी जो है बराबर होनी चाहिए एंगल ई के, एंगल सी जो है बराबर होनी चाहिए एंगल एफ के। ये कंडीशन याद रखिएगा। यानी कि क्या, कंडीशन में क्या बताया गया है? दो त्रिभुजों में सम्मुख कोण इक्वल होना चाहिए। सर्वांशम के लिए क्या होनी चाहिए? समरूप के लिए सम्मुख कोण इक्वल होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है मेरा, दूसरा कंडीशन ये लिखेंगे कि सम्मुख भुजाओं का अनुपात इक्वल होना चाहिए। सम्मुख भुजाओं का अनुपात क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यानी कि ए बी जो है डीई बटा डीई के अनुपात इक्वल होनी चाहिए ए सी बटा ए सी लिए है ना डी एफ के इक्वल बी सी बाय ई एफ के। ये बात, दो बात आपको याद रखनी है। दो बात क्या रखनी है? याद रखनी है। और एक बात याद रखनी है, क्या? इसका जो क्षेत्रफल होता है ना सर, ये दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल जो होता है उसके वर्गों के
उसके वर्गों के अनुपात के उसके अनुपात के वर्गों के इक्वल होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज डी ई एफ के का क्षेत्रफल बराबर होगा ए बी बाय डी ई के स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाय डी एफ के स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाय ई एफ के स्क्वायर के बराबर। क्या बोले? त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा ना सर, उसके सम्मुख भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा, वर्गों के बराबर होगा। ये 3 बात याद रखनी है आपको और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देखिए, एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे जो कि ये त्रिभुज के बारे में बहुत थिंकिंग करने के बाद ये नियम दिए थे कि ये क्यों होता है, अनुपात इक्वल होनी चाहिए समरूप त्रिभुज में। ये किसने बोला था? थेल्स ने। थेल्स ने ये बताया था, ये कथन किसने दिया था? थेल्स ने, कि त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं का अनुपात इक्वल होना चाहिए। ये कौन दिया था? थेल्स साहब ने दिया था। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, इसका थ्योरम को पढ़ेंगे हम। बस अभी इसके इतना बात याद रखनी है, ये 3 बात याद रखनी है आपको। ये समरूप त्रिभुज में आपका चैप्टर पूरा इसी पे डिपेंडेंट है, इस पर ही डिपेंडेंट है। और दो थ्योरम बताएंगे, जो एक थेल्स प्रमेय का होगा और एक पाइथागोरस प्रमेय का होगा। एक प्रमेय होगा, एक होगा थेल्स का और दूसरा होगा पाइथागोरस का। अगर 2 आप पढ़ चुके हैं, अगर 2 थ्योरम पढ़ लेंगे तो आपके मुट्ठी में हो जाएगा 15 से 20 नंबर। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। इस सब से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है क्या है? जब 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है और उसके सम्मुख भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। ये बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखनी है। आगे चलते हैं, इसके कुछ थ्योरम को पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बेसिक नॉलेज दे चुके हैं, अब हम चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव की तरफ। और हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे कुछ थ्योरी। क्या लेकर आएंगे? थ्योरी लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम वही थ्योरी आपको करवाएंगे जो पूरा इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई। तो देखिए यहाँ पे 10 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। 10 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे त्रिभुज से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ये 10 अगर ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं आप, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव, हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है, क्या है? 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आपको बता चुके हैं, समरूप त्रिभुज में 3 बात आपको बताए थे, उसी में एक बात और बताए थे। क्या? 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उनके सम्मुख भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होते हैं। यानी कि क्या? ये 2 त्रिभुज है, ए बी सी डी ई एफ, ये त्रिभुज है। और इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल होगा ए बी बाय डी ई के स्क्वायर के। यही ना होगा, यही ना बताए थे। बल्कि इतना ही नहीं, और भुजा के अनुपात, यानी कि इक्वल ए सी बाय डी एफ के स्क्वायर,
और एक तो और भुजा होगा बी सी बाय ई एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। ये कंडीशन आपको बता चुके हैं। तो आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है, तो उसका क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर भुजा का अनुपात दिया हुआ है। मान लीजिए ए बी और डी सी दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी और डी सी दिया हुआ है, ए बी और डी सी दिया हुआ है, ए बी और डी सी दिया हुआ है मेरा 3/5, यही ना दिया हुआ। अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर हो जाएगा। ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 बाय 5 का स्क्वायर 25, क्या हो गया 9/25 के बराबर, 9/25 के बराबर, या इसको क्या लिख सकते हैं 9:25, 9:25 के बराबर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त, देख लीजिए मेरा एक का ऑप्शन ये 9:25 कौन सा है, ये मेरा ए गलत है, बी मेरा बी भी गलत है, 5:3 नहीं होगा। और देखिए देखिए सी मेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी मेरा राइट हो जाएगा, 9:25 होगा। ये आपको बता चुके हैं प्रोसेस। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन के साथ। 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीई बीसी और एडी बाय डीबी इक्वल टू 3/5 यदि एसी इक्वल टू 5.6 सीएम हो तो एई का मान क्या होगा, एई का मान क्या होगा। देखिए दोस्त एई का मान पूछा गया है ना, एई का मान पूछा गया, मेरा रुमाल कहाँ है, मेरा रुमाल मिल चुका है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है, उसमें कंडीशन दिया हुआ है। मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है, ये देखिए मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, और क्या बोला गया है एबीसी त्रिभुज में डीई समांतर बीसी। देखिए बीसी के समांतर एक डीई रेखा खींचा गया है, एक डीई रेखा खींचा गया है, तो क्या है डीई, ये रेखा खींचा गया है। आपको इतना पता होनी चाहिए, जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो त्रिभुज के शेष बचे दो भुजाओं को वो समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये किसने कहा है, थेल्स साहब ने कहा है। इसके बारे में थोड़ी आगे पढ़ेंगे। तत्काल ये जान लीजिए कि जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर किसी रेखा को खींची जाती है तो वो त्रिभुज में बचे शेष भुजा को वो रेखा समद्विभाजित करती है, यानी कि समान अनुपात में विभाजित करती है, समानुपाती में, सॉरी, भुजा को समानुपाती में विभाजित करता है। इतना बात याद रखिएगा। तो वो जो होता है, क्या होता है, ये कंडीशन होता है जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो शेष बचे दो रेखाओं को वो क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि क्या, एडी अनुपात बीडी बराबर होगा एई अनुपात बाय एई बाय ईसी के बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों एग्जाम में इसमें दिया हुआ क्या क्या चीज है, ये मेरा 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ एडी बाय बीडी, बीडी लिखिए या डीबी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बीडी लिखिए या डीबी लिखिए उससे कोई टेंशन नहीं। वो उसका मान क्या दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है बराबर एई क्या दिया हुआ है, एई मेरा एसी दिया हुआ है, एई पूछ रहा है, एसी दिया हुआ है, एसी। ये देखिए दोस्त ये पूरा मान दिया है, ये क्या दिया है, पूरा मान दिया है। पूरा मान क्या है मेरा, यहाँ 5.6 दिया हुआ है, 5.6 दिया हुआ है। अब देखिए दोस्त हम इसको सिर्फ निकालेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको मान लीजिए ये x है, ये x है, ये x है, ये x है। तो देखिए ए क्या हो जाएगा, ए मेरा x हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा मेरा x बाय ए एक्स हुआ। तो ये मेरा
ईसी क्या हो जाएगा, ईसी क्या हो जाएगा मेरा, ईसी मेरा ये हो जाएगा, जब हम इससे ये पूरा में से माइनस एक्स करेंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ईसी निकल के आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5.6 माइनस एक्स, 5.6 माइनस एक्स, ऐसे ना होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी गुना, 3 इंटू 5.6 माइनस एक्स इक्वल टू 5 गुनी एक्स, तो 5x हो जाएगा यहाँ पे, या इसको 3 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 3 या 18 गुना करेंगे तो 6 18 की 8 बाकी बच गया, 1 5 15 1 16, ये हो जाएगा 16.8 हो गया, ये 3 से गुना होकर माइनस ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 5x। अब देखिए इसको इस साइड मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3x, इसको इस साइड लाएंगे -5x इक्वल टू ये उस तरफ चल जाएगा, यानी कि 16 माइनस 16.8, यही ना होगा। अब देखिए या इसको कैसे लिखेंगे, ये घट जुट जाएगा, क्या हो जाएगा -8x इक्वल टू -16.8। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, x का वैल्यू, तो x के गुणांक में जो होगा वो RHS के बटा में भेज देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, x इक्वल टू 16.8/8, यही ना होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए अगर पॉइंट आपको दिक्कत कर रही है डिवाइड करने में, तो क्या करना है, पॉइंट को उड़ा करके नीचा में 10 दे देंगे, नीचा में क्या दे देंगे, 10 दे देंगे। अब देखिए ऊपर में क्या बचा, 168 बचा ना, 168/8 से काटेंगे, पहले काटिए, 8 से काटते हैं 168 को, देखिए 8 दूनी 16, 2 दाफी में 8 खत्म, फिर एक दाफी में 28, सॉरी 8, तो क्या निकल के आया, x बराबर 21/10, यही ना निकल के आया। अब 10 को हम पॉइंट में ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, तो मेरा x का मान क्या निकल के आया, 2.1। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, और x है क्या मेरा, x मेरा क्या है, ए ई है ना, ए ई है ना, ए ई पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए ए ई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए ई पूछ रहा है मेरा, ए ई, इसको क्या लिखेंगे, ये देखिए x के बराबर, ए ई के बराबर है, ए ई के बराबर x माने थे ना, ए ई बराबर हो जाएगा मेरा, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, मेरा राइट आंसर 2 का, ये देखिए 4.2 नहीं होगा, 3.1 नहीं होगा, 2.8 नहीं होगा, और मेरा डी राइट आंसर हो जाएगा 2.1 सीएम, 2.1 सीएम डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, यदि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64 121 है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको बता चुके हैं कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात इस रूप में है तो क्षेत्रफल आपको पहले बता चुके हैं, क्या आपको पहले बता चुके हैं, आपको पहले बता चुके हैं कि सर क्या क्या बता चुके हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का समरूप त्रिभुजों में त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना सर, उसके सम्मुख भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात मेरा दिया हुआ है 64/21, 121 लिख सकते हैं ना, 64/121। अब क्या पूछा है, भुजाओं का अनुपात, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, ए बी सी डी ई एफ, ये एक दूसरे के समरूप है, ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, तो क्या होगा, उसके एरिया जो होगा, उसके एरिया के अनुपात में और उसके सम्मुख भुजा के अनुपात वर्ग के इक्वल होगा, उसका जो एरिया होगा सम्मुख भुजा ए बी बाय डी ई के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ये आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं, ये बता चुके हैं। अब देखिए क्या करना है, स्क्वायर इसका छोड़ेंगे, 64/121 के इस रूट में जाएगा ना, स्क्वायर छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये रूट में चल गया और उधर क्या बचा, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, तो मेरा फाइनली क्या पूछा गया है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात, ये भुजा है ना,
ये भुजा सम्मुख भुजा लिए थे, सम्मुख भुजा का अनुपात के वर्ग के इक्वल होता है क्षेत्रफल का अनुपात। ये बात आपको समझ में, ये देखिए 64, अठी अठी 64, 64 से क्या निकल के आया 8, रूट से निकालेंगे तो और ये 11 बराबर ए बी बाय डी सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बाय डी सी बराबर 8/11। यही ना निकलेगा, यही ना निकलेगा। अब बोलिएगा सर क्या, अब क्या बोलिएगा, ये प्लस माइनस में निकलेगा। ये क्या निकलेगा, प्लस माइनस में निकलेगा। आपको पहले भी बता चुके हैं, क्या क्या बता चुके हैं, किसी भी व्यक्ति का आयु माइनस में नहीं होता, यानी कि निगेटिव नहीं होगा, और माप कभी निगेटिव नहीं होता है, चली गई दूरियां कभी निगेटिव नहीं होता है। 3 बात याद रखिएगा, नहीं तो बोलेगा ये बच्चा है, स्टूडेंट नहीं है, 10th का स्टूडेंट नहीं है। 3 बात याद रखिएगा, कभी भी किसी व्यक्ति का आयु निगेटिव नहीं होता, यानी कि माइनस में नहीं होता है, और क्या, बीमा कभी निगेटिव नहीं होगा, यानी कि माप 4 मीटर 5 मीटर ये कभी निगेटिव नहीं होगा, और क्षेत्रफल भी निगेटिव नहीं होगा। और एक बात सुन लीजिए, कभी भी चली गई दूरियां निगेटिव नहीं होती है। क्या, चली गई दूरियां निगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पे एरिया निगेटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। तो आप ये नहीं बोलिएगा कि रूट से निकाले, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, नहीं, ये एरिया को निकाले हैं, एरिया सिर्फ पॉजिटिव में होती है, इसी कारण 8/11 लिखे हैं। तो देखिए ए बी और डी सी क्या निकल के आया, दोनों का अनुपात 8/11। देख लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/11 को अनुपात में 8:11 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन कौन सा, 8:11 है ना। ये देखिए 3 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा मेरा, 8:11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री, बीसी 13 सीएम और ए बी 12 सीएम हो तो निम्न में से एसी का मान होगा। एसी का मान पूछा है, चलिए हम ट्रेंगल बनाते हैं और एसी का मान निकालते हैं। ट्रेंगल बनाते हैं और हम एसी का मान निकालते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी, और क्या क्या चीज बोला गया, एंगल ए 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, और क्या बोला गया, बीसी 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 बीसी, ये बीसी जो है 13 सीएम है, ये 13 सीएम है। ए बी ए बी ए बी 12 सीएम है, ए बी ये 12 सीएम है। तो क्या पूछा गया है, एसी पूछा गया है, एसी ये भुजा पूछा गया है, ये भुजा पूछा गया है दोस्त, ये भुजा वाट, ये क्या होगा, यही ना पूछा गया है, यही भुजा पूछा गया है ना। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देंगे, ये भुजा निकल आएगा, इसको मान लेंगे x। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, अगले वीडियो में आपका थ्योरम दे देंगे। तो पाइथागोरस साहब ये बोले थे, क्या ये बोले थे कि समकोण त्रिभुज, समकोण बनाने वाले कोण के सम्मुख भुजा जो होता है ना सर, कर्ण होता है, जो कि शेष बचे दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। ये जो बोला था, एक बार फिर से सुन लीजिए, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले जो कोण होता है, समकोण, ये समकोण है 90 डिग्री, आपको बता चुके हैं त्रिभुज के टाइप्स में समकोण 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। अब देखिए 90 डिग्री के कोण जहां पे बनेगा, उसके सम्मुख भुजा का वर्ग जो होता है ना सर, दो शेष बचे भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। ये किसने कहा था, थेल्स साहब ने कहा था। वो ये कहा था कि जो 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, उसके सम्मुख भुजा यानी कि बीसी के स्क्वायर बराबर होता है बचे शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के, यानी कि ए बी के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के। यही मेरा थेल्स साहब ने बताया था, यही बताया था थेल्स साहब ने। अब देखिए दोस्त, BC मेरा दिया हुआ क्या, 13 के स्क्वायर हो जाएगा, AB क्या दिया हुआ है 12 के स्क्वायर, प्लस AC क्या है मेरा निकालना है, जिसको x स्क्वायर मान लिए ना। अब देखिए इसको
इसको गुना करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 169, इसका हो जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो इसको इसको इस साइड भेजेंगे 169 माइनस 144 एक्स स्क्वायर बरोबर क्या निकल के आया मेरा, एक्स स्क्वायर बरोबर ये घटाएंगे तो 5, ये 6 में से 4 चल जाएगा 2, ये 0। अब देखिए एक्स का मान निकालेंगे, रूट अंदर 25 बराबर एक्स का मान क्या निकल के आएगा 5 सीएम। ये क्या हो गया मेरा 5 सीएम। अब यहाँ पे नहीं बोलिएगा सर कि 5 सीएम कैसे, रूट में था तो माइनस प्लस भी हो सकता था ना। नहीं सर, आपको बता चुके हैं कि लेंथ कभी निगेटिव में नहीं होता है, यानी कि लंबाई क्षेत्रफल ये निगेटिव में नहीं होता है, आयु निगेटिव में नहीं होता है, और क्या चली गई दुनिया निगेटिव में नहीं होती है। ये बात आपको क्लियर है। चलिए ये देखिए 5 सीएम, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा ये ए सी जो निकल के आया 5 सीएम निकल के आया। ये मेरा 4 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही, 3 तो गलत हो जाएगा, 4 गलत, ये मेरा सी इसका राइट आंसर, सी इज राइट आंसर मेरा, सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, देखिए दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज समझते हैं पहले, चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज वृत्त के अंदर बने हुए वैसे चतुर्भुज जिसका हर कोण यानी कि चारों कोण वृत्त के परिधि के पॉइंट से बना हो, वृत्त के परिधि के पॉइंट या कि बिंदु से बना हो, तो वैसे चतुर्भुज को क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। जैसे देख लीजिए ये कोई वृत्त है, इसके अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है, इसके अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है, तो उसे ही क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। और उसका जो कोण होगा यानी कि चतुर्भुज का जो कोण होगा वो परिधि का बिंदु होगा, परिधि का एक बिंदु होगा, परिधि के कोई एक बिंदु होगा। देख लीजिए ये मेरा चक्रीय चतुर्भुज है, इसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे, वैसे चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बना हो और वह चतुर्भुज का कोण जो हो वृत्त के परिधि के कोई एक बिंदु हो, वृत्त के परिधि के कोई एक बिंदु हो, तब वैसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। और जो चक्रीय चतुर्भुज में जो होता है ना सर, आमने सामने का जो कोण होता है, आमने सामने के कोण, ये कोण और ये कोण, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि चतुर्भुज में, कोई भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के कोई भी चतुर्भुज में, यानी कोई भी चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर दो कोणों को जोड़ें तो 180 डिग्री, सॉरी, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर चक्रीय चतुर्भुज का बात करें, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है, सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि ये ए मान लीजिए, ये बी, ये सी और ये डी, ये एंगल ए जो होगा प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये होता है मेरा चक्रीय चतुर्भुज में। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोण यानी कि ए और डी का योग 180 डिग्री होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, 360 नहीं होता है, चारों कोण का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। ये देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा मेरा, सी 180 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, ये सी राइट आंसर है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर ये कर लेते हैं तो त्रिभुज से छूटने का चांसेस कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है, तीनों कोणों का योग होगा, यहाँ पे तीनों कोणों का योग होता है, तीनों कोणों का योग पूछा गया दोस्त, आपको पहले बता चुके हैं। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 360 नहीं होगा, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अगर दो त्रिभुज समकोणिक हो तो वो डैश भी होगा, दो त्रिभुज समकोणिक हो तो वो डैश भी होगा। पहले देखिए समझ लीजिए समकोणिक क्या होता है, समकोणिक त्रिभुज क्या होता है।
दो त्रिभुज समकोणिक कैसे होगा ये समझ लेते हैं पहले, ये समझ लेते हैं। मान लीजिए दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज मेरा है, दूसरा त्रिभुज है मेरा सी डी, ये है मेरा सी, ये ई एफ, ये मेरा दो त्रिभुज है। क्या बोला गया है, अगर दो त्रिभुज समकोणिक हो, देखिए दो त्रिभुज समकोणिक कब होगा, जब उसके सम्मुख कोणों कोण इक्वल होगा। सम्मुख कोण, ये त्रिभुज का ए कोण और ए डी कोण सम्मुख बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, और क्या एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, ई के बराबर होगा, और एंगल सी जो है एफ के बराबर होगा, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर होगा। तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये समकोणिक त्रिभुज है। ये क्या है, समकोणिक त्रिभुज है। आपको एक बात और समझ में आ चुका होगा, आज आया होगा कि यह कंडीशन कहां लागू होता था, यह कंडीशन कहां लागू होता था, समरूप त्रिभुज में। कहा, समरूप त्रिभुज में कंडीशन लागू होता था, सम्मुख कोण इक्वल होना चाहिए, दो त्रिभुज का सम्मुख कोण इक्वल होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, सम्मुख त्रिभुज बोलेंगे, सम्मुख सॉरी समरूप त्रिभुज बोलेंगे, सब क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज बोलेंगे। तो ये कंडीशन यहाँ मिल गया, तो हम यहाँ पे डैश में क्या लिखेंगे, वो भी होगा, वो क्या होगा, डैश में क्या लिखेंगे, डैश में लिखेंगे सम्मुख होगा। क्या होगा, सम्मुख होगा। सात का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम्मुख, राइट आंसर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आंसर में सम्मुख, डैश में क्या हो जाएगा, सम्मुख, समरूप होगा, समरूप सॉरी समरूप होगा। अगर दो त्रिभुज समकोणिक हो तो वो क्या होगा, समरूप होगा, समरूप होगा, वो क्या होगा, समरूप। यहाँ पे देखिए कंडीशन बता चुके हैं समरूप का, ये कंडीशन होता था समरूप त्रिभुज में, होता था ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 cm और 8 cm हो तो इसकी भुजाओं की लंबाई क्या होगी। देख लीजिए क्या बोला गया है, समचतुर्भुज यानी कि सभी भुजा समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सभी भुजा समान, विकर्ण अलग अलग हो सकता है और अलग दिया भी गया है। क्या क्वेश्चन में विकर्ण अलग दिया भी गया है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, समचतुर्भुज यानी कि सभी भुजा एक समान होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये कोई समचतुर्भुज है, बना लिए ये कोई समचतुर्भुज है ए बी सी डी, और इसमें विकर्ण दे चुका है। क्या, ये ए मान लीजिए कि ए डी क्या है, ए डी मेरा 6 cm है, 6 cm है, और मेरा सी बी या बी सी क्या है, 8 cm दे दिया है, 8 cm मान लेंगे, 8 cm। तो देखिए दोस्त, जहां पे विकर्ण काटता है ना, जहां पे विकर्ण काटता है, वो दोनों विकर्णों के, जहां पे ये बिंदु काटा हुआ है, जहां पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटता है, वो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि एक दूसरे को विकर्ण क्या करेगा, समद्विभाजित। यानी ये 6 cm है तो ये बिंदु के उस तरफ 3 cm होगा और इस तरफ भी 3 cm होगा, और अगर ये 8 cm है तो इस तरफ 4 cm होगा और इस तरफ भी 4 cm होगा। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, ये क्या है, ये मेरा 4 cm निकल के आ गया और ये 3 cm निकल के आ गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पे काटा गया है वहां पे 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, ये 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, यानी कि 4 समकोण बनाता है। क्या बनाता है, 4 समकोण बनाता है। क्या बनाता है, 4 समकोण बनाता है। जब विकर्ण एक दूसरे को काटता है तब वहां 4 समकोण बनती है। कितने, 4 समकोण बनती है। तब देखिए दोस्त, ये क्या 90 डिग्री मान लिए ना, और ये भुजा भी हमको पता चल गया कितना, 4 cm है, और ये भुजा भी हमको कितना पता चल गया, 3 cm है। ये है ना। अब हमको क्या निकालना है, ये देखिए आपको पता है, पहले बताए थे, जो त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण बनाए, उसके सम्मुख भुजा जो होता है क्या होता है, कर्ण कहलाता है। और आपको बताए हैं पाइथागोरस पर, में आगे थेल्स पढ़ाएंगे, पाइथागोरस का थ्योरम आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे क्या, जो सम्मुख भुजा होता है 90 डिग्री बनाने वाले कोण के जो सम्मुख भुजा होते हैं उसके वर्ग यानी कि डीसी के स्क्वायर जो होता है
शेष बचे त्रिभुज के शेष बचे दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। यानी कि ये ओ मान लीजिए ओसी के स्क्वायर प्लस ओडी के स्क्वायर ओडी के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए डीसी के स्क्वायर बराबर ओसी क्या है मेरा 4cm 4 स्क्वायर प्लस ओडी क्या है ओडी मेरा 3 के स्क्वायर। अब देखिए क्या निकल के आ गया मेरा डी सी के स्क्वायर स्क्वायर छोड़ेंगे रूट में जाएगा। ये 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9 ये हो गया डी सी स्क्वायर छोड़ दो तो क्या निकल के आया 25। तो डीसी मेरा फाइनली क्या निकल के आया 25cm। तो इसका हमको क्या चीज मालूम पड़ गया इसका भुजा यानी कि ये क्या है 25cm मेरा निकल के आया। सभी भुजा 25cm होगा क्योंकि क्या बोला गया समचतुर्भुज बोला गया है। सभी भुजा क्या होगा 25cm होगा 25cm सभी भुजा क्या हो जाएगा 25cm हो जाएगा। तो देखिए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 8 का क्या हो जाएगा राइट आंसर 25 सॉरी 5cm। यहाँ से देखिए 25 से 5 निकलेगा ना 25 से 5 गलती हो गया भाई बहुत बड़ा मिस्टेक। इतना बड़ा मिस्टेक नहीं करना चाहिए था। ये देखिए 5cm होगा सभी भुजा 5cm होगा। समझ में आ गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरा 9cm नहीं होगा 4cm नहीं होगा ये मेरा सी राइट आंसर सी राइट आंसर 5cm होगा प्रत्येक भुजा समचतुर्भुज का। अब चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है क्या देखिए 9 नंबर है सभी वर्ग होता है। देखिए सभी वर्ग का बात बोला गया है। सभी वर्ग छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन सभी वर्ग बोला गया है ना। ये देखिए सभी वर्ग मान लीजिए ये कोई वर्ग बना दिए हैं। ये क्या बना दीजिए वर्ग मान लीजिएगा लगेगा तो आपको नहीं क्योंकि इधर उधर हो सकता है। मान लीजिए ये वर्ग है सभी प्रकार के वर्ग होता है। तो देखिए एक और वर्ग मान लेते हैं एक छोटका वर्ग मान लेते हैं एक बड़का वर्ग मान लेते हैं एक मंझुलका वर्ग मान लेते हैं सभी प्रकार के वर्ग मान लेते हैं। तो आपको एक बताए थे एक चीज ऑप्शन से देखते हैं समरूप। देखिए हो सकता है समरूप क्या बताए थे छोटा बड़ा आकृति हो सकता है लेकिन क्या आकृति सेम होनी चाहिए तो वो आकृति क्या कहलाएगा समरूप कहलाएगा। ये देखिए वर्ग है ना ये वर्ग है ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है नाम सेम है आकृति सेम है वर्ग है आकृति सेम है लेकिन छोटा बड़ा है चलेगा किसमें समरूप में चलेगा ना। तो देखिए इसका ये क्या हो जाएगा ये दोनों का बात करें तो क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। दोनों वर्ग एक दूसरे के समरूप है तब यहाँ पे बोल दे कि सभी वर्ग होता है सभी वर्ग समरूप होता है। क्यों क्योंकि आकृति समान है और क्या आकृति समान है लेकिन साइज अलग अलग है तो क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा सभी वर्ग क्या होता है समरूप होता है सभी वर्ग समरूप ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होता है यदि उनकी संगत भुजाएं आपको पहले बता चुके हैं 4 कंडीशन बताए थे समरूप का 4 कंडीशन बताए थे। वो कंडीशन पहला कंडीशन ये है कि आकृति समान होनी चाहिए और साइज अलग चलेगा नहीं भी चलेगा अलग चलेगा और समान भी चलेगा साइज अलग भी चलेगा और समान भी चलेगा लेकिन आकृति सेम होनी चाहिए सेम प्रोडक्ट होनी चाहिए ये बोले थे ना आपको। और दूसरा बात क्या बोले थे कि दोनों का सम्मुख दोनों आकृति के सम्मुख कोण क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए और बताए थे सम्मुख भुजाओं का अनुपात इक्वल होना चाहिए यही ना बताए थे। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है दो समरूप त्रिभुजों वाले दो समान भुजाओं वाले यानी कि 4 भुजा है तो दोनों का 4 ही भुजा होगा वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए समानुपाती होनी चाहिए
संगत भुजा क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समरूप नहीं, सर्वांशम नहीं, समानुपाती होनी चाहिए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्लियर हो गया 10 नंबर क्वेश्चन, समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, यानी कि ये चैप्टर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन, बेसिक और क्वेश्चन 10 वीवीआई मोस्ट वीवीआई है, तो यहाँ पे लिख चुके हैं मोस्ट वीवीआई 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा और भी बढ़िया बेहतर वीडियो आप तक पहुंच जाए, और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त भी बढ़िया नंबर ला सके मेरे एकेडमी से, अपना बिहार एकेडमी से। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम के साथ। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।